सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यूज जो आईसीएआई ने पूछे इस बार के एमटीपी 1 मे 24 एग्जाम्स के लिए। तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें बिकॉज कई सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आपने इसमें सीखने वाले हैं। एंड वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, ताकि ये बाकी सीए स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। तो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो दिस इज योर ऑडिट का एमटीपी 1, ठीक है, फॉर द मे 24 एग्जाम्स। तो सबसे पहले अगर आप देखो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, यानी जितने भी एमसीक्यूज हैं भले इंडिविजुअल हो या बड़ी केस स्टडी वाले हो, सारे के सारे केस सिनेरियो बेस्ड रहने वाले 30 मार्क्स के, ठीक है सर। सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। रोहिता एंड कंपनी द सीएस वर मेनली इनटू द स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। ये स्टैट ऑडिट और टैक्स ऑडिट का काम करते थे और अचानक एक ऑर्डर आया इन राइटिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ देयर क्लाइंट। इनका कोई ऑडिट या टैक्स ऑडिट का कोई क्लाइंट रहेगा जिसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है, ठीक है सर। अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि हमें ना किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, जब हमने इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो क्या मैंने आपको बताया था कि यू कैन ऑल्सो टेक द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट? आंसर इज यस। एंड इसमें कहीं ना कहीं एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी बाहर वाले एक्सपर्ट की मदद लेते हो या कोई एक्सपर्ट की मदद लेते हो ना, आपको क्लाइंट की प्रायर परमिशन भी लेके चलनी पड़ती है, ठीक है सर। तो ये कह रहे हैं कैन रोहिता एंड कंपनी टेक द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट इन परसुइंग दिस इन्वेस्टिगेशन, चूज द करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम बिलो। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है यस सर, दूसरा कहता है यस सर, बाकी दोनों कहते हैं नो। तो नो वाले तो गलत हो गए, नो वाले तो गलत हो गए। अब यस यस वाले पकड़ लेते हैं। पहला यस कहता है यस दे कैन कंसीडर वेदर द असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट लाइक इंजीनियर लॉयर इज नेसेसरी फॉर द फुल प्रूफ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। सर ये बात तो सही लग रही है। दूसरा कहता है ऐसे 620 लगेगा। मुझे एक बात बताओ, ऐसे जो है वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है या स्टैंडर्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन? सर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। तो अगर कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है तो वो इन्वेस्टिगेशन पे कैसे लगेगा? नहीं सर। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ये आपका एकदम सही वाला आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं ना, ये बात तो आपको ऑलरेडी पता थी इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में। हाँ सर। तो ऐसे ना क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, हमको एकदम कॉमन सेंस लॉजिकल वे में चलना है। अपने को अपने आप को सीए ही समझना है, हमको अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा, ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ गुड बैंक लिमिटेड ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट हैड सर्टेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सर क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था? ये कहते हैं कि कौन से आइटम्स हैं इनको कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखाना है, ठीक है सर। इसके अलावा कहता है ऑडिटर्स ने ऑब्जर्व किया क्या 79 एग्रीकल्चरल लोन अकाउंट्स हैं विच आर गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। देखो क्वेश्चन ने आपको हिंट देनी शुरू कर दी है, समझदार को इशारा काफी है। अगर कोई गारंटी दे रही है स्टेट गवर्नमेंट तो क्या इसमें कोई एग्जेम्पशन होती थी एनपीए क्लासिफिकेशन की? नहीं सर। तो ये कहता है 26 लैक्स वर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2 ईयर। तो क्या मैं कह दूं 26 लैक्स का एनपीए बनना चाहिए? हाँ सर बनना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा कहता है 93 और थे विच वर गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मैं बोल दूं ये सेंट्रल गवर्नमेंट है? हाँ सर। ये कितने हैं? ये सर 32 लैक्स है। तो ये बताओ क्या ये एनपीए बनेंगे? मैंने कहा नो, दीज आर कवर्ड बाय द एग्जेम्पशन। इनको हमने कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन में कवर कर रखा है, ठीक है सर। फिर कहता है 6 कॉर्पोरेट लोन अकाउंट्स थे गारंटीड बाय guaranteed 3 each by the government of India and 3 by the government of Delhi। अब सर ये कितने के थे? अमाउंटिंग टू 29 लाख फॉर ईच कंपनी। 29 लाख फॉर ईच कंपनी। तो मुझे बताओ ईच करके दिल्ली गवर्नमेंट वाले कितने हैं? सर दिल्ली गवर्नमेंट के हो गए 29 लैक्स इंटू 3। ये कितना आया? पापा ने बार बार बोला था पहाड़े याद कर लो, बट शुभम नलायक ने किए नहीं। सर 29 थ्रीजा क्या होता है? तो मैंने कहा 29 थ्रीजा होता है 29 टूजा 58, 58 प्लस 20 78 प्लस 9 87। वेरी वेरी गुड। तो 87 लैक्स का ये कुछ मामला बन जाएगा। तो आप बताओ टोटल अमाउंट जो कहीं ना कहीं एनपीए बननी चाहिए। सर टोटल अमाउंट जो बननी चाहिए, एक तो ये 87 लैक्स हो गए, एंड इस 87 के साथ ये जो 26 लैक्स थे ना, ये जो 26 लैक्स है इनको भी आपको एनपीए बनाना चाहिए। तो 87 प्लस 26 कैसे करेंगे? मैंने कहा 87 प्लस 20 107 प्लस 6 113। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन 2 का जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा 113 लैक्स।
कैलकुलेटर लेके जाना दिमाग एग्जाम में, मेरी तरह ऐसे हरकतें मत करना, ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, मजा आएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन 3 में क्या है, तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। मैंने कहा रीड करेंगे सारे बच्चे, हाँ सर रीड करेंगे। सैम लिमिटेड अपॉइंटेड मेसर्स अजीत एंड कंपनी द सीएस एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वेरी गुड। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट फंक्शन बड़ा रिलायबल लगा, इफेक्टिव लगा। अब इनके मन में थोड़ी कामचोरी आएगी और ये इनको कुछ डेलीगेट करेंगे, देखना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर असाइन द टास्क ऑफ असेसिंग द इन्वेंट्री लेवल ऑफ फ्यू ब्रांचेस। ये कह रहा है आपने इन्वेंट्री चेकिंग नहीं करनी, इन्वेंट्री लेवल्स को असेस करना है। ओ एंड इनको लगा था इस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हो सकती है, फिर भी इन्होंने एक इंटरनल ऑडिटर को डेलीगेट किया। दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या ऐसे 610 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कुछ ऐसी चीजें जो आप सामने वाले को डेलीगेट नहीं कर सकते सर? कब? जब उसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट है, जब उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो फील से ही पता चल रहा है कि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ऑडिटर को डेलीगेट नहीं करना चाहिए, खुद इस पे काम करना चाहिए, ठीक है सर। ये कहता है और इंटरनल ऑडिटर ने अभी अभी वो काम किया ही है, तो देयरफॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लगा चलो हम इन्हीं की रिपोर्ट पे रिलाय करके चलते हैं। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा देखो क्या क्या हुआ। ये कहता है कहीं ना कहीं टाइम की कमी थी, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने मिस्टर कृष्णा, सर ये मिस्टर कृष्णा कौन था? अरे ये मिस्टर कृष्णा कौन था सर? मिस्टर कृष्णा इंटरनल ऑडिटर था, ठीक है। इसको बोला भाई हमारी हेल्प कर दे इन सम पेपर वर्क इंक्लूडिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यही सुनना रह गया था, यही सुनना रह गया था। मुझे एक बात बता दो आप सारे बच्चे, ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या इसमें क्लाइंट की काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है? हाँ सर। अगर मैं ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हर एरे गहरे नथु खैरे से शेयर करना शुरू कर दूं तो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बच जाएगी? हाँ सर बच जाएगी। तो जो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है भाई साहब। इसमें काफी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती है, ऐसी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का काम ऑडिटर का होता है, ये काम ये किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। तो अगेन सर ये क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो मतलब पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, आप भी पियो थोड़ा थोड़ा। हद कर दी। बिफोर द ऑडिट वॉज कंक्लूडेड, कृष्णा की प्रमोशन हो गई, वाह वेरी वेरी गुड। जो हमारा इंटरनल ऑडिटर था इसकी प्रमोशन हो गई, अगली सिटी चला गया। अब ऑडिट की डिस्कशन स्टेज पे लीड स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लगा कि भाई डॉक्यूमेंटेशन जो डेलीगेट की थी कृष्णा को, ये तो कंप्लीट ही नहीं थी। बताओ, बंदा प्रमोशन लेके गायब हो गया और उसने काम भी कंप्लीट नहीं किया। फर्दर उसको लगा जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, अकॉर्डिंगली द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फर्दर चेक द इन्वेंट्री वर्क जो उन्होंने डेलीगेट किया था, बट इन्वेंट्री वर्क इनको सेटिस्फैक्टरी मिला। आप बताओ इसमें क्या सही है? ये कहता है वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन वाज रिलायबल एंड सेटिस्फैक्टरी। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। कहता है एलोकेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल वाज विद इन द अथॉरिटी। नहीं करना ना यार, जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऐसे कैसे कर दिया तुमने? पॉसिबल ही नहीं है। अगला पॉइंट, documentation would be considered complete as far as the statutory auditor responsibility is considered, as the missing documentation was because of the oversight of internal auditor। भाई साहब काम आपका है, आप किसी और पे नहीं डाल सकते, ठीक है। अल्टीमेटली ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल है सब चीजों के लिए। तो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो अपना काम ठीक से किया, जिसको डेलीगेट किया था उसने ठीक से नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है। अगले पॉइंट पे, सिंस द इंटरनल ऑडिट हैड कंडक्टेड द सिमिलर इन्वेंट्री लेवल अभी एंड बिकॉज ऑफ अ फेमिलियरिटी विद द ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट वाज राइट। बिल्कुल गलत, ऐसे कैसे राइट? लास्ट पॉइंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड नॉट हैव, ये है ना मेरा प्यारा पॉइंट, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं, शुड नॉट हैव डेलीगेटेड द इन्वेंट्री लेवल चेकिंग टू द इंटरनल ऑडिटर एज द रिस्क असेस्ड वाज मटीरियल। क्या ये बात इन्होंने क्वेश्चन में बड़ी बड़ी बोली थी? हाँ सर, देयर माइट बी सम रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो जब पता है गड़बड़ है तो खुद करो ना, डेलीगेट क्यों करते हो? क्या ये बात समझते हो? हाँ सर। प्लस ये कहता है डॉक्यूमेंट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। बाबू को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। ऐसे 200 बोल बोल के थक गया, आपका प्रोफेशनल एथिक्स बोल बोल के थक गया। कोई प्रोफेशनल, सारी क्वालिटीज रखो। सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं बोलता हूं अगर आप एक्चुअल में सीरियस है एग्जाम्स को लेके, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता भी दो कि प्रोफेशनल एथिक्स का कौन सा क्लॉज है जो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। मैं कहता हूं मजा ही आ जाएगा, ठीक है। फील आ जाएगी कि भाई साहब हाँ, वी आर डूइंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक स्टडी ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये कहता है इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बिल्कुल सही, गलत काम किया उस बंदे ने, ठीक है।
मजा आया नहीं आया? हाँ सर मजा आया। आपने ऐसे ही लुफ्त उठा उठा के केस स्टडी को सॉल्व करना है, ठीक है। जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे, जितना चीजों को फील करोगे, उतने आपके आंसर सही होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब आ जाओ केस सिनेरियो 1। सर ये सब क्या थे? ये छोटे छोटे केस सिनेरियो थे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं हमेशा से एज अ स्टूडेंट भी पूरा केस स्टडी नहीं पढ़ता, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। तो क्या आप मेरे साथ इसी राह पे चलोगे? हाँ सर। जो क्वेश्चन से रेलिवेंट चीज होगी ऊपर पढ़ लेंगे, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है सर। कहते हैं इन द अबव गिवन केस व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन on the part of auditors of ABC Limited when the auditor conclude that the reason for management refusal to send the confirmation to debtors is unreasonable। oh प्लस उसको alternate procedure से भी एविडेंस नहीं मिल रहा, सर ये क्वेश्चन कौन से ऐसे का है? 505। इसी क्वेश्चन पे आई थिंक मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, दिल दा मामला है दिल भर। जब वो अक्षय कुमार का फोन फेंक देता है तो किसकी एंट्री होती है? सर एंट्री होती है टीसीडब्ल्यूजी की, एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ साथ आप ये भी बोलते हो कि अब भी अगर हमें एविडेंस नहीं मिला तो हम इसकी इंप्लीकेशन देखेंगे ऑडिट रिपोर्ट पे। सर हम मॉडिफाई क्यों नहीं बोलते? हम ये क्यों बोलते हैं इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट? तो याद रखना कहां लिखा है मटीरियल है, सर नहीं लिखा तो मैंने कहा वही चेक करेंगे मटेरियल है कि नहीं, परवेसिव है कि नहीं, उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन डिसाइड की जाती है। तो सारे बच्चे बताओ इस केस में हम क्या करेंगे? मैंने कहा ये कहता है कि ऑडिट मैटर रिपोर्ट करेंगे, मैंने कहा न। कहता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, न। अब अगले वाले सुनो, कम्युनिकेट द मैटर विद टीसीडब्ल्यूजी, यस सर शाहरुख खान आएगा। प्लस इसकी इंप्लीकेशन देखो ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन एज पर एस 705, दिस अपीयर्स टू बी द गुड आंसर, राइट आंसर। एक बार अगला पॉइंट और देख लेते हैं। ये कहता है इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर में डालेंगे, बिल्कुल नहीं। जिस मैटर को लेके आपको एविडेंस ही नहीं मिला, तो आपको कैसे पता वो मैटर सही है? और अगर सही है कि नहीं यही नहीं पता, तो कैसे लोगों का ध्यान उस पर आप आकर्षित कर रहे हो, कैसे आप लोगों का ध्यान उस पर लेके आ रहे हो? तो एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं डाल सकते, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से उस ऐसे को देख रखा है, एलिमिनेशन से ही आप सही आंसर पकड़ सकते हो। क्लियर है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है? वेदर पीक्यूआर एंड कंपनी शुड अधेयर टू और यू कैन से एग्री टू द ओपिनियन फॉर्मुलेटेड बाय पीके एंड कंपनी, XYZ एंड कंपनी, और एक्सप्लोर ऑल्टरनेट ऑप्शन। हमने अभी केस स्टडी नहीं पढ़ी, बट आपने ऑडिट पढ़ा है। कौन से ऐसे की फील आ रही है कि एक ऑडिटर को बाकी दो ऑडिटर के ओपिनियन से एग्री करना चाहिए या नहीं? सर ऐसे 299 की फील आ रही है जॉइंट ऑडिट की। एक बार केस सिनेरियो में कंफर्म कर लेते हैं। आ जाओ, कहां लिखा है सर जॉइंट ऑडिट के बारे में? एबीसी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, कंपनी ये सब धंधा करती है, इसका टर्नओवर है, इसके पास लोन फैसिलिटी भी है 1000 करोड़ की। पीक्यूआर एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसको अपॉइंट किया गया है एज अ जॉइंट ऑडिटर विद पीके एंड कंपनी, XYZ एंड कंपनी। वेरी गुड सर। अब इन्होंने एंगेजमेंट लेटर में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दी, प्लानिंग द ऑडिट द डिवाइडेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन्होंने 50 करोड़ की मटेरियलिटी निकाली। कैसे? सर इन्होंने टर्नओवर को लिया एज अ बेंचमार्क पे परसेंटेज लगाई और मटेरियलिटी निकल के आई। अब देखते हैं क्या इनके अंदर थोड़ा सा कुछ मामला हुआ है। हाँ सर ये देखो क्या कहता है, जब ओपिनियन बना रहे थे तो पीक्यूआर एंड कंपनी का डिफरेंट ओपिनियन है ऑन द वैल्यूएशन और इन्वेंट्री, बट पीके एंड कंपनी और XYZ एंड कंपनी का सेम ओपिनियन है, एंड अकॉर्डिंगली वो कहते हैं मेजॉरिटी इंस्टेंस के हिसाब से तुम हमारी ही बात मानो और कॉमन ऑडिट रिपोर्ट दो। हमने इसके प्रोविजन पढ़े हैं, जल्दी से बताओ क्या? जब भी ऐसा केस होता है तो क्या कुछ मेजॉरिटी विंस जैसा होता है जैसे बचपन में होता था? नहीं सर, मेजॉरिटी विंस जैसा कुछ नहीं होता। जो ऑडिटर एग्री नहीं कर रहा वो एक सेपरेट रिपोर्ट देगा, बाकी ऑडिटर सेपरेट रिपोर्ट देंगे। अब इन दोनों के जो यूजर्स हैं उनको एक दूसरे की रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगेगा? सर रेफरेंस देके थ्रू अदर मैटर पैरा। तो मैं ये इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं, बहुत बार डिस्कशन कर रखी है, तो आप मुझे बता दो क्या आएगा। ये कहता है मेजॉरिटी के साथ जाओ, न। अगला पॉइंट कहता है ईओएम पैरा डालो, बिल्कुल भी नहीं, देखते जाओ दूर दूर से। ये फिर कहता है ईओएम पैरा डालो, नहीं सर। अब अगला लास्ट पॉइंट कहता है डिस्टिंक्ट ऑडिट रिपोर्ट दो, ठीक है, अलग अलग देगा पीक्यूआर एंड कंपनी, प्लस इसमें रेफरेंस होनी चाहिए बाकियों की ऑडिट रिपोर्ट को जो बाकी ऑडिटर्स इशू कर रहे हैं विद अदर मैटर पैरा। सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। भाई एक बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तो मुझे नहीं पता तुमको ये बात समझ आ रही है कि नहीं। ये जो केस सिनेरियो 1 है
4 to 6 क्वेश्चन जो भी दिए ही है भाई, ये सब 2-2 नंबर के हैं। अगर आप ध्यान से देखो ये सारे एमसीक्यूज में जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, लगभग आई थिंक 15 क्वेश्चन रहेंगे, ये सारे 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के, थोड़ी सी फोकस के साथ 2-2 नंबर ऐसे ही इकट्ठे करे जा रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन 6। इन द अबव गिवन केस व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ ZMR एंड कंपनी व्हेन दे फाउंड, मिल गई, क्या मिल गई सर? मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई विच हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा भाड़ में गई सारी दुनिया, भाड़ में गए सारे ऑप्शन, तुमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है, क्या करोगे? सर हम इसको करेक्ट करवाएंगे, और अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। तो देखो क्या कहता है, ये कहता है कि आपको जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है उस पर आपको अटेंशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो ओपनिंग बैलेंस में है। भाई साहब अगर ओपनिंग बैलेंस में भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है तो करंट ईयर ऑडिट को, रिपोर्ट को मॉडिफाई किया जाता है, गलत बात। दे शुड एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन डिपेंडिंग कि वो परवेसिव है कि नहीं, बिल्कुल सही। दे शुड टेक सच मैटर इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी ऐसे नहीं होता। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली, नहीं नहीं मटेरियल नहीं है। अगर तुमको मटेरियल लग रही है तो रिपोर्ट को मॉडिफाई करो ना, और ईओएम पैरा भी नहीं डाला जाता। सो अगेन द राइट आंसर इज बी। मजा आया? हाँ सर मजा आया। बस आ जाओ मेरे साथ, 2 केस स्टडीज और बची है। देखो क्या कहता है, एमसीक्यू 7 to 10। अगेन नीचे से स्टार्ट करें। हाँ सर, with respect to the fees charged for the new assignment which option can be opted by MN and Associate। तो देखो सही साहब, MN and Associates को कौन सा असाइनमेंट मिला है? यहां सर फीस की बात हो रही है। ये कहता है अपॉन हियरिंग द एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय MN and Associates चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे वर अप्रोच्ड बाय XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उन्होंने आपको ये फीस के ऑप्शन दिए हैं। तो एक बात बताओ, क्या एक आपकी जो फीस है ये परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स पे हो सकती है? नहीं सर, आप ही ने सिखाया था क्लॉज 10 कंटिंजेंट, क्लॉज 10 कंटिंजेंट यानी योर फीस, प्रोफेशनल फीस कैन नॉट बी कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स और बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। बट बात याद है आपको, हमने एक रेगुलेशन पढ़ी थी, रेगुलेशन नंबर 192, CRV फंड मैनेजमेंट सर्विसेज। उसमें सी क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने इसमें एग्जेम्पशन दे रखी है, तो एग्जेम्पशन दे रखी है तो आप अपनी मर्जी से कैसी भी फीस चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोनों ही ऑप्शन चल जाएंगे, दोनों ही ऑप्शन चल जाएंगे, 1 भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा। सो आइदर ऑफ द 2 विल वर्क फॉर यू। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर ये तो बड़ा ही आसान था। अब आ जाओ क्वेश्चन 8। MN and Associates sought direct assistance from CA EA। CA EA कौन है? इंटरनल ऑडिटर, ऐसा उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट में बताया। एडवाइज वेदर ही इज परमिटेड टू डू सो एज पर द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो देखो ये भी ऐसे 610, क्या मैं बोल दूं ऐसे 610 बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इस बार के एग्जाम के लिए। हाँ सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो यहां पे लिखा है कुछ डायरेक्ट असिस्टेंस के बारे में, देखो क्या कहता है। MN and Associates firm of CA having M&, is based in मुंबई। ये ऑडिट कर रहे हैं जिंक लिमिटेड का, जो इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट करता है एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ठीक है सर। इन्होंने कहा हमको डायरेक्ट असिस्टेंस चाहिए, किस किस के लिए? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड बाय द मैनेजमेंट एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। क्या मैं बोल दूं ये जो एरियाज हैं यहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, यहां पे कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, और कुछ 4 एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे आप असिस्टेंस नहीं ले सकते। सर कौन कौन से एरियाज थे एक बार फटाफट रिकॉल करो। सिग्निफिकेंट, जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है, बोलो मेरे साथ, जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है। तीसरा क्या था? ऐसा काम जो इंटरनल ऑडिटर पहले ही कर चुका है और रिपोर्ट कर चुका है। एंड लास्ट पॉइंट था आपके खुद के डिसीजन, आपके खुद के डिसीजन जो आप इस ऐसे में लेते हो। तो क्योंकि यहां पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट में जजमेंट ज्यादा है, असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में जजमेंट ज्यादा है, तो आप यहां पे उनका काम नहीं यूज कर सकते, ठीक है सर। दूसरा कहता है ऑल्सो सीक्स द डायरेक्ट असिस्टेंस इन असेंबलिंग द इंफॉर्मेशन नेसेसरी to resolve the exceptions in the confirmation response with respect to external confirmation request and evaluation of the results of external confirmation procedure। सर एक बात बताओ, इंफॉर्मेशन को असेस करना है या असेंबल करना है? सर असेंबल करना है। क्या असेंबल करने का काम काफी क्लरिकल नेचर का नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का नहीं होता? हाँ सर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है। तो अगर मैं सपोज किसी बीकॉम पास को भी बोलूं कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसको इकट्ठा करके एक फाइल में डाल दे, क्या इसमें कोई जजमेंट इन्वॉल्व है? नहीं सर। क्या इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है? नहीं सर। तो असेंबल करने में कोई दिक्कत नहीं, असेंबल कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। काम मेरा है ना, उसके बाद मेरे को क्या करना है उस इंफॉर्मेशन का, तो असेंबली वाला काम आप करवा सकते हो। तो अब देखो कैसे आंसर देना है। CA EA कैनॉट असिस्ट द MN and Associates in assembly of information, गलत बात। ऐसे कैसे नहीं कर सकता? कर सकता है भाई, कोई भी कर सकता है।
MN and Associates cannot ask CA EA for direct assistance in significant accounting estimate and risk of material statement. बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते. But he may assist in assembling the information. Answer is yes. तो B मेरे को अभी तक ठीक लग रहा है, बाकी C और D भी पढ़ लेते हैं. MN and Associates cannot ask CA EA for direct assistance regarding significant accounting estimate, risk of material statement and assembling. नहीं भाई, assembling के लिए कर सकते हैं. मैं बोल बोल के थक गए, मान ही नहीं रहे. Last point is MN and Associates can ask EA for अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए नहीं. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. सर आप ऐसा क्यों करते हो कि आप बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हो? भाई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं. ठीक है, हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं. क्या पता इससे बेटर कोई ऑप्शन मिल जाता. ठीक है, तो हमेशा थोड़ा सावधानी से काम करना है, बिकॉज सावधानी हटी दुर्घटना घटी. बचपन से पेरेंट्स ने ही सिखाया. ठीक है सर. अब आ जाओ क्वेश्चन 9. एज पर द सीए एक्ट अंडर विच क्लॉज CA N विल बी लाइबल फॉर मिसकंडक्ट. तो देखो N ने क्या किया, देखो सारे बच्चे N ने क्या किया. सर M ने एक्सेप्ट किया अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर. M की नहीं, मेरे को N की बात करनी. N की बात यहां कर रखी है. N प्रोवाइड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज. क्या ये दे सकता है? हाँ. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 में हमने सीखी थी ढेर सारी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस जो एक CA इन प्रैक्टिस दे सकता है. इसको बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला. प्लस इसने इसकी फ्रेम्ड फोटोग्राफ इसने अपनी वेबसाइट पे डाल दी. सारे बच्चे बताओ वेबसाइट वाली बातें हमने कहां सीखी थी? सर स से 6, स से सॉलिसिट. तो जो आपका क्लॉज 611 है वहां हमने वेबसाइट की बातें सीखी थी और वहां लिखा था आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डाल सकते हो. आप कहीं ना कहीं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डाल सकते हो, फ्रेम्ड फोटोग्राफ नहीं डाल सकते. सो विल एन बी गिल्टी? आंसर इज यस सर, एन गिल्टी हो जाएगा. क्लॉज 6 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. सर एम के साथ क्या दिक्कत है? एम का बोला है कि इसने रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी एंड एक्नॉलेजमेंट भी ली, तो क्यों गिल्टी है? मैं पढ़ते हैं क्या किया इसने काम खराब. एम ने एक्सेप्ट कर लिया अपॉइंटमेंट एज अ टैक्स ऑडिटर. ठीक है, इसने ऑडिट भी शुरू कर दिया 2 दिन के अंदर अंदर. क्लाइंट को एकदम जल्दी मची थी कि भाई मेरी रिटर्न फाइल करके दो. एम ने रियलाइज किया कि भाई गलती हो गई. शुभम सर ने सिखाया था यार एक्सेप्ट करने से पहले कम्युनिकेट करना चाहिए, एक्सेप्ट करने से पहले कम्युनिकेट करना चाहिए. तो इसने अपनी गलती को सुधारा और एक रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू भेज दी. क्या इसने सही किया? हाँ सर, जो गलती सुधारता है उसको गलत थोड़ी बोलेंगे. मैंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. वहां साफ साफ लिखा है प्रायर टू एक्सेप्टेंस. प्रायर टू एक्सेप्टेंस आपने कम्युनिकेट करना है. तो बताओ क्या ये गिल्टी है? हाँ सर है. अब कौन से क्लॉज में? क्लॉज 8 कम्युनिकेट पार्ट 1 ऑफ योर फर्स्ट शेड्यूल. तो देखो कहां लिखा है क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल. सर यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां तो नहीं लिखा, तो इसको हटा दो. अब सर ये गिल्टी है, तो ये तो गलत हो गया. ये गिल्टी है, ये कह रहा है नॉट गिल्टी. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. तो भाई साहब एलिमिनेशन से ही अब क्या सही आंसर आ गया. अब आती है लास्ट केस स्टडी. सारे बच्चे चैन की सांस लेंगे. रेडी? रेडी सर. अब आ जाओ केस सिनेरियो 3 भी बात करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर राहुल व्हेन द मैनेजमेंट रिफ्यूज टू रिमूव द लिमिटेशन. ये कहता है अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन रिमूव नहीं कर रही तो तुम क्या करोगे? सर क्या ये क्वेश्चन आपको ऐसे 705 की फील दे रहा है? क्या ये क्वेश्चन आपको ऐसे 705 की फील दे रहा है? हाँ सर, जब भी मैनेजमेंट लिमिटेशन रिमूव नहीं करती थी तो हम क्या करते थे? सर हम टीसीडब्ल्यूजी के पास जाते थे. हम टीसीडब्ल्यूजी के पास जाते थे, हम ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स ट्राई करते थे. अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी एविडेंस ना मिले फिर उसका इंपैक्ट देखते थे कि मटेरियल है या परवेसिव है, क्या है. ठीक है सर. तो सारे बच्चे देखो इसके बारे में कुछ लिखा है क्या? इसके बारे में कुछ लिखा है क्या? ये लिखा है, यहां से देखो क्या कहता है. RKM and company, a CA firm was appointed to conduct the audit of the company. ठीक है सर. Mr. Rahul Dubey was the engagement partner in the organization structure. यहां पे ध्यान देना, ये कहता है Mr. Rahul noticed that those charged with governance in the company are also involved in managing the entity. क्या ये कुछ स्पेशल बात है? हाँ सर. एंड ऑफ द क्वार्टर में इसने 2 लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ऑलरेडी दे रखी है, बट अब कंपनी ने ऐसा लिमिटेशन ऑन स्कोप लगाया है विच इज ही इज लाइकली टू एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड अकॉर्डिंगली रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन. बट मैनेजमेंट कहती है नहीं नहीं हम लिमिटेशन रिमूव नहीं करेंगे. ठीक है सर. अब इसके बाद इसको क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, इसको क्या करना चाहिए था? टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करना चाहिए था. बट क्या यहां ये लिखा है कि टीसीडब्ल्यूजी भी मैनेजमेंट ही है?
टीसीडब्ल्यूजी भी मैनेजमेंट है, हाँ सर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट है, तो क्या करे बंदा, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह ट्राई करेगा। तो ही शुड डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर टू गेट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। हाँ सर ये सही लग रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी, बट मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने लाइन पढ़ी, ये जो आपने लाइन पढ़ी कि टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ही है, तो मैनेजमेंट को तो ऑलरेडी बता दिया, तो बार बार कम्युनिकेट थोड़ी करते हैं। हाँ, और आपके ऐसे 265 में भी मैंने लाइन लिखी थी, जो मैटर्स आपने ऑलरेडी मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट कर दिए या टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट कर दिए इन देयर मैनेजमेंट रोल, आपको उसको वापस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। और सर ये एडिशनल प्रोसीजर क्यों नहीं आएंगे, हम तो आधे टाइम यही कंफ्यूज रहते हैं कि एडिशनल लिखे या ऑल्टरनेट। देखो सिंपल सी बात है, जब आप अपना मेन ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं कर पा रहे, जब आप अपना मेन ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं कर पा रहे, तो क्या करोगे, ऑल्टरनेट करेंगे। और अगर मेन ऑडिट प्रोसीजर करके आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ना मिलता, लिमिटेशन ना होती, तो फिर आप एडिशनल चेक करते। तो मेन ही नहीं कर पाए तो एडिशनल कैसे करोगे, ऑल्टरनेट ही कर पाओगे। एंड लास्ट पॉइंट कहता है रिटर्न रिप्रेजेंट, अरे सॉरी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, गुड क्वेश्चन, आई होप इससे काफी कुछ आपको सीखने को मिला, ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 12। ये क्वेश्चन के लिए आपको वो वीडियो देखी हुई होनी चाहिए जो मैंने अभी डाली थी रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, कि जब भी हमारा एक ऑडिटर रिजाइन करता है फ्रॉम अ कंपनी, तो उसको कौन सी रिपोर्ट से कब कब इशू करके जानी पड़ती है, अगर वो प्रोविजंस आते होंगे तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट, ठीक है सर। तो ये कहता है व्हाट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आरकेएम एंड कंपनी, जो फर्म है, विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन। तो मुझे बताओ इन्होंने रेजिग्नेशन कब डाली। ये कहते हैं कि हमको लगता है अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का जो पॉसिबल इफेक्ट है, क्योंकि हमको तो मिली नहीं मिसस्टेटमेंट, तो हमको लग रहा है जो पॉसिबल इफेक्ट होगा वो मटेरियल और परवेसिव होगा, तो क्वालिफाई तो नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो इन्होंने विड्रॉ करने के लिए जो एप्लीकेशन डाली 15 नवंबर को डाली, ठीक है सर। मुझे सारे बच्चे एक बात बता दो बस, अगर ये 15 नवंबर को इन्होंने एप्लीकेशन डाली है, तो ये कितने दिन हो गए फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर 2, फटाफट मेरे को बता दो सर। क्वार्टर 1 खत्म होता है 30 जून को, ठीक है। क्वार्टर 2 खत्म होता है 30 सितंबर को। इन्होंने कब डाली है, 15 नवंबर को। 15 नवंबर में कितने दिन हो गए सर, 31 डेज हो गए अक्टूबर के, 15 डेज हो गए नवंबर के। तो क्या मैं बोल दूं ये मोर देन 45 डेज हो गए, हाँ सर ये मोर देन 45 डेज हो गए। अगर मोर देन 45 डेज हो गए तो क्या इनको थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, हाँ सर। प्लस इन्होंने फर्स्ट और सेकंड की ऑलरेडी दे रखी, तो क्या मैं बोल दूं 3 क्वार्टर की रिपोर्ट दे दी, हाँ सर। पहले की 2 की 2 दे ही रखी है, थर्ड की भी दे देंगे। अब जैसे ही आपने 75% काम कर दिया, तो आईसीआई कहते पूरा कर दो, पूरे साल की ऑडिट रिपोर्ट दे दो। तो देखो एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ थर्ड क्वार्टर की देके भाग सकते हैं, मैंने कहा नहीं। कहता है नो फर्दर रिपोर्ट, अच्छा पढ़ के आए हम। ये कहता है थर्ड क्वार्टर की तो दोगे ही, और ऑडिट रिपोर्ट फॉर फुल ईयर दोगे, ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर है सर। एंड लास्ट में कहता है थर्ड क्वार्टर की देके जाना नहीं, तो 12th का आंसर शुड बी सी। अब आता है क्वेश्चन 13, वेदर इन द गिवन सर्कमस्टेंस विड्रॉल वाज मैंडेटरी, आंसर इज यस। हमने पहली चॉइस हमारी विड्रॉल ही होती है, पहली चॉइस हमारी विड्रॉल ही होती है। बट अगर लॉ रेगुलेशन अलाउ नहीं कर रहा, अगर लॉ रेगुलेशन अलाउ नहीं करता, तो हम डिस्क्लेम करके चलते हैं। तो ये कहता है नॉट मैंडेटरी, गलत, इट वाज मैंडेटरी, ठीक है सर। फिर अगला देखो क्या कहता है, इट वाज मैंडेटरी। लास्ट कहता है नॉट मैंडेटरी, तो ये तो भाड़ में गए। अब इन दोनों में से हमको सही देखना है। ये कहता है विड्रॉल फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट वाज मैंडेटरी, बट अगर आपको लगता है ये प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल नहीं है एज पर द लॉ रेगुलेशन, वो इसमें टांग अड़ा रहा है, तो आपको अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करना चाहिए। सर बी ऑप्शन लुक्स द राइट ऑप्शन। सी देखते हैं, ये कहता है ऑडिटर वाज रिक्वायर्ड टू विड्रॉ वेयर प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल, इसने डिस्क्लेम वाली बात क्यों नहीं लिखी, गलत हो गया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। 2 क्वेश्चन और रह गए, लगे रहो, जुटे रहना अपने को, ठीक है सर। अब आता है क्वेश्चन 14, Assuming Sun Chemicals Limited is a unlisted company, मैंने कहा ठीक है। तो whether the reason for resignation was proper or not, सर इसने ये अनलिस्टेड कंपनी वाली बात क्यों बोली, इसने कहीं ना कहीं ये अनलिस्टेड कंपनी वाली बात क्यों बोली। मैंने कहा देखो कल जब हमने वो पुराना वाला टॉपिक किया था, विड्रॉल वाला टॉपिक किया था, तो मैंने उसके नीचे आपको एक बात लिखवाई थी, एज पर द आईसीआई गाइडलाइन, अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी से विड्रॉ करते हो, अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी से विड्रॉ करते हो, तो आपको ना प्रॉपर रीजंस लिखने पड़ेंगे क्लियरली कि किस रीजन से आपने विड्रॉ किया। एडीटी 3 में आप ये नहीं लिख सकते प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन। तो क्या इन्होंने प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन लिखा था, देखो जरा, हाँ सर इन्होंने लिखा प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन इन द रेजिग्नेशन लेटर, इन्होंने प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन लिख दिया। तो याद रखना
क्या ये सही था प्रॉपर? आंसर इज नो। सो यस यस वाले तो भाड़ में गए। पहला कहता है ऑडिटर शुड हैव क्लियरली मेंशन द रीजन, हाँ सर ये सही लग रहा है। बी कहता है रीजन शुड हैव बीन अ लिटिल लेंथियर, फर्दर द एग्जैक्ट रीजन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द न्यू ऑडिटर अपॉइंटेड। हमें न्यू ऑडिटर को कोई रीजन नहीं देना होता। ए आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है सर। अब आता है क्वेश्चन 15, जो अपने ऑलरेडी सीख रखा है उसी को यूज करके ये भी हो जाएगा। Assuming that the auditor proposed to resign on 14th November, 14 नवंबर को रिजाइन करता तो बताओ कितने दिन होते हैं सर? 31 डेज अक्टूबर के एंड 14 डेज ऑफ नवंबर। तो क्या मैं बोल दूं नाउ दिस रिजिग्नेशन इज विद इन 45 डेज? क्या मैं बोल दूं नाउ दिस रिजिग्नेशन इज विद इन 45 डेज? आंसर इज यस। तो जब आप विद इन 45 डेज करते हो तो आपको बस उसी क्वार्टर की देनी होती है, नेक्स्ट क्वार्टर की नहीं। तो अब ना तो इसको थर्ड की देनी है ना इसको पूरे साल की देनी है। एंड ये कहता है इसने लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट जो थी वो सेकेंड क्वार्टर की नहीं दी थी, तो बस अब इसको सेकेंड क्वार्टर की देनी है और कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन कहता है लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर इशूड, ना सिर्फ सेकेंड। अगला कहता है कम्युनिकेट द टीसीडब्ल्यूजी, उसको बताओ क्या क्या मिसस्टेटमेंट तुमको गलतियां मिली जिस वजह से मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन होता। एंड लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर शुड बी इशूड, ये सर सही है। सी कहता है देने की जरूरत ही नहीं, ऐसे कैसे नहीं देने की जरूरत है। एंड लास्ट वाला क्या कहता है communicate with TCWG the possible effect on the financial statement material and pervasive, so qualification would be inadequate and limited review report for second quarter was required to be issued। हमको बस TCWG को ये बताना पड़ता है कि कौन से ऐसे मैटर्स थे जिनकी वजह से मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, तो बस इतनी सी बात लिखनी होती, ये सब नहीं लिखना होता कि ये सब वुड बी मटेरियल एंड परवेसिव। अगर आप लाइन पढ़ोगे तो 705 में यही लाइन दे रखी है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखो डी कितने खराब लोग हैं, कितने खराब लोग हैं, यहां पे भी सेकंड क्वार्टर लिख के कंफ्यूज करने की तो पूरी कोशिश करी है और पढ़ने में ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बट ये बात होती नहीं है, ये बात होती नहीं है। तो भाई जितना हो सके ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना चीजों को, क्योंकि वहां पे जब आप ऐसे 705 पढ़ते हो और उसमें विड्रॉल के नीचे ये लाइन साफ साफ लिख रखी है कि आपने टीसीडब्ल्यूजी को क्या बताना है, मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट विच वुड हैव गिवन राइज टू मॉडिफिकेशन, जिस वजह से मॉडिफाई हम अपना ओपिनियन कर रहे थे, उन मिस स्टेटमेंट्स के बारे में बस आपको टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ता है कि मैनेजमेंट ने क्या गलतियां कर रखी। ठीक है, ठीक है सर। तो लगभग आधा घंटा ले लिया मैंने आपका, बट आई होप कई सारी नॉलेज आपको मिली हो एंड दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। आगे आपको और भी कौन से सेशंस वगैरह चाहिए प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर ये सेशन देख के मजा आया जरूर मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों।